हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित यानी मैथ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे पता करना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न हर एक साल परीक्षा में आता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिएगा तो ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ऐसा प्रश्न कि कौन परिमेय है संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो आइए आज समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि एक नंबर आपका पक्का हो जाए। तो हम कितनी बार बता चुके हैं कि जिस संख्या का अगर वो संख्या रूट में हो, अगर उसका वर्गमूल न निकले तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए एक संख्या ले रहे हैं हम 64, तो 64 का यहाँ पे अंडर रूट 64 है। ये 64 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो निकलेगा। जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा, इसमें से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जब रूट हट गया तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। यानी साफ साफ मतलब है इससे कि अगर जिस संख्या का अगर वो संख्या रूट में हो, अगर उसका वर्गमूल न निकले तो वो अपरिमेय होगा। अगर वो संख्या रूट में हो, उसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे यहाँ पे 64 का वर्गमूल 8 निकल गया तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 2 रूट 2 बटा रूट 2। तो यहाँ से देखिए रूट 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? 2 बचेगा। तो 2 बच गया तो यहाँ से तो रूट हट गया। जब रूट हट गया यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला की पूछ रहा है प्रश्न की कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब सी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 प्लस रूट 5। तो यहाँ पे देखिए रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए रूट 6 है तो रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। HCF का मतलब क्या होता है? मौसा क्या होगा? यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न की 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मौसा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से कट जाती है जो संख्या उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। 2 ऐसी सम संख्या लगातार लेना है और उसका क्या कर देना है? मौसा निकाल देना है। यानी यहाँ पे देखिए 2 4 ये लगातार ये सम संख्या है, इसका मौसा निकाल दीजिए। या यहाँ पे 4 6 ले लीजिए, ये भी क्या है? सम संख्या है दोनों, और दोनों क्रमिक है यानी एक के बाद आने वाला है यानी लगातार है। यहाँ पे ले लिए 6 या 8 ले लीजिए, किसी का भी आप एक 2 संख्या ले लीजिए सम क्रमिक और उसका क्या कर दीजिए? मौसा निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 और 8। तो यहाँ पे 6 और 8 का जब हम मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे 6 एकम 6, यहाँ पे 2 जाएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे 6 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मौसा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी किसी भी 2 क्रमिक सम संख्या का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा ज्ञात करें। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपको ऐसा प्रश्न दे कि इसका मान निकालिए तो इसको सबसे पहले आप लिखिए जैसे हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा अल्फा ये तो कोई फार्मूला नहीं होता है, 1 बटा बीटा ये भी कोई फार्मूला नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको फार्मूला के रूप में बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए बट्टा का आपको जोड़ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम बट्टा का सबसे पहले जोड़ बनाएंगे। यहाँ पे तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा यानी एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? बीटा। आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे बट्टा के जोड़ प्लस है तो प्लस, यहाँ से देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा
जाएगा और क्या बच जाएगा, अल्फा यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, बीटा जोड़ अल्फा है तो उसको हम लोग अल्फा जोड़ बीटा भी लिख सकते हैं, और बट्टा के नीचे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, वो तो एकदम सीधा है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब ये फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, और ये बड़ा बीटा बट्टा, और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे सी बटा ए। देख सकते हैं आप आसानी से, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब इसी का मान हमको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए बी ए सी ए, ये कहाँ से है, ये बी का मान कहाँ है, सी का मान कहाँ है। तो यहाँ पे अब आएंगे यहाँ पे बहुपद में, तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ नहीं करता है वहां पे क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो b होता है, यानी x में क्या गुणा कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, तो b का मान 2 है। यहाँ पे देखिए जिसमें x नहीं लगा होता है तो किस में नहीं लगा है, 3 में, यानी ये क्या हो गया हम लोग का c का मान कितना निकल गया, 3। अब बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए, माइनस है तो माइनस, b का मान यहाँ पे देख लीजिए 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2, ए का मान यहाँ पे क्या है, 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1, और बड़ा बट्टा सी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, और बड़ा बट्टा यहाँ पे ए का मान है 1। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बट्टा 1, और बड़ा बट्टा जब गुणा में बदल देंगे इसको तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला आता है, नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब 2 में -1 से गुणा होगा तो -2, और यहाँ पे देखिए 1 में 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे 3, यानी -2 बट्टा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान निकालें। यहाँ पे विवेचक का मान निकालना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विवेचक भी बोलते हैं उसे, और उसे विवितकर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए विवेचक निकालने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये क्या होता है, विवेचक या विवितकर होता है, इसी का मान निकालना है। तो फिर से यहाँ पे b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रख देना है, यहाँ पे c का मान रख देना है। तो a b c कहाँ पे मिलेगा, जो x² में गुणा करता है वो a होगा, जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें x नहीं होगा वो c होगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे x² में जो गुणा करेगा तो कितना गुणा कर रहा है, 3, यानी a का मान यहाँ पे 3 है। b का मान यहाँ पे देखिए x में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे b का मान 2। c का मान यहाँ पे देखिए 1/3, इसमें x नहीं लगा है। बस अब यहाँ पे आपको मान रख देना है। b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे b के जगह पे 2, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, 4 है तो 4, और ये तीनों गुणा में होता है। a का मान यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और c का मान यहाँ पे देखिए 1/3 है तो यहाँ पे रख देंगे 1/3। तब देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस 4 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 4, 4 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 0, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 नंबर, 2 बिंदुएं P 2 3 और Q 4 1 के बीच की दूरी का मान निकालें। यहाँ पे देखिए बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पे एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। यहाँ पे इन दो बिंदुओं के बीच की यहाँ पे क्या कर देना है, दूरी निकाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। x2 - x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा y2 - y1, इसका होगा द होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे x1 x2 कौन है, x1 कौन है, यहाँ पे y2 कौन है, y1 कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला बिंदु है तो इसमें का पहला वाला x1 होता है और दूसरा वाला y1 होता है। यहाँ पे देखिए दूसरे बिंदु में पहला वाला बिंदु x2 होता है और दूसरा वाला बिंदु क्या होता है, y2 होता है। बस मिल गया। अब यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x2 है ऐसे, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x1 का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1, माइनस y1 का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे अब बस आप लोग घटा लीजिए, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस, अब 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे -2 बचेगा। 1 में से 3 जब घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेते हैं और बड़ा वाला का चिन्ह निकाल देते हैं।
लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का -2 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है गुणा, यानी -2 गुणा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो इसका भी मान आ जाएगा +4। तो यहाँ पे देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो √8 तो इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे गुणनखंड तोड़ना होगा। यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे जाएगा 4 बार में, 2 से यहाँ पे 2 बार में। तो अब देखिए ये क्या होता है कि ये रूट के अंदर अब ये क्या हो गया यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 2। अब देखिए जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के बदले में 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, 1 का यहाँ पे जोड़ा नहीं लग रहा है, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी यहाँ पे 2√2 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 1 + tan² a किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे 1 + tan² a किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके बराबर होता है, तो ये sec² a के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है sec² a माइनस यहाँ पे क्या होता है tan² a बराबर क्या होता है 1। तो अब ये क्या किया है कि tan² a को उधर भेज दिया, यानी -tan बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाता है। तो 1 प्लस ये क्या हो गया यहाँ पे tan² a हो गया, यानी -tan² a बराबर के जब उधर जाएगा तो +tan² हो जाएगा। तो ये इतना दे दिया है, बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, तो ये sec² a के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग फार्मूला भी साथ में याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक वृत्त है पहले से, इसकी त्रिज्या कितनी है r है। अब इसको क्या कर दिया जा रहा है कि इसकी त्रिज्या बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जा रहा है। जब 2 गुना होगा तो वृत्त भी बड़ा बनेगा, और इसकी त्रिज्या अब कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना हो गया। तो 2 गुना का मतलब 2 से इसमें गुणा। जब यहाँ पे गुना का बात बोलेगा तो यहाँ पे गुना यानी 2 गुना 3 गुना, तो यहाँ पे उसमें गुणा करते हैं। तो त्रिज्या यहाँ पे क्या कर दिया है 2 गुना कर दिया है, तो हम भी यहाँ पे त्रिज्या 2 गुना, यानी जो त्रिज्या माने हैं r उसमें क्या कर दिए 2 से गुणा कर दिए, ये 2 गुना हो गया। तो अब बोल रहा है कि नए वृत्त और पुराने वृत्त, यहाँ पे देखिए बोला रहा है कि पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका अनुपात कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ पे देखिए r ही है तो उसको यहाँ पे ये निकल गया। अब इसका निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा πr²। तो यहाँ पे देखिए पाई r का मान यहाँ पे देखिए क्या है 2r है, तो यहाँ पे रख देंगे 2r का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई, और यहाँ पे देखिए पाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और r में होगा तो r² होगा। अब बोल रहा है कि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल πr², और नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है π4²। अब इसका क्या कर देना है अनुपात निकाल देना है। तो पहले पुराने का बोल रहा है तो पुराने का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं πr², और नया का क्षेत्रफल क्या है π4r²। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4। तो यहाँ पे देखिए 1 और जो ये बट्टा है इसको अनुपात में बदल देंगे, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 1:4, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वृत्त की परिधि है, इसे ही परिधि कहते हैं, जो ये चारों बगल का किनारा होता है। इसकी परिधि कितना है यहाँ पे देखिए 44 मीटर है। तो बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ पे परिधि दिया है वृत्त का, तो ये परिधि वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वृत्त का परिधि। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि कितना दिया है, यहाँ पे 44 मीटर दिया है, तो 44 मीटर लिख देंगे। और वृत्त का आपको परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 2πr होता है वृत्त के परिधि का फॉर्मूला, और इधर लिख देंगे हम 44 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 2π का मान कितना हो जाएगा 22/7, और r निकालना है तो r को वैसे ही छोड़ देंगे, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 44 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और बट्टा कितना हो जाएगा 7, और इधर हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा 44 मीटर हो गया।
बस इसको यहाँ पे हम गुणा कर दिए, 22 दूना कितना हो जाएगा 44। अब इधर ये गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। जब भाग करेगा तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा बराबर को उधर जब जाएगा तो ऊपर, और जो ऊपर वाला है वो कहाँ चला आएगा नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए 44 से 44 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का केवल 7/1 की मीटर, यानी 7/1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 7 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद निकाले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, ए से। ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, और यहाँ पे देखिए सार व अंतर 3 दिया है। सार व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से, और डी का मान यहाँ पे कितना दिया है 3 है, तो एपी के 3 पद होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पद कैसे निकाला जाता है, पहला पद का फॉर्मूला होता है ए, दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2डी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब बस आपको ए और डी का मान यहाँ पे रख देना है। ए का मान यहाँ पे 2 है, यानी पहला पद निकल गया, और यहाँ पे दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, यानी यहाँ पे देखिए 2 और प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे रख देंगे, ए का मान 2, और यहाँ पे 2 पहले से है, और डी का मान यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी वो एपी का 3 पद कौन होगा 2, 5 और क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम पद का फार्मूला क्या होता है, दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है, तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है। तो प्रथम पद का फार्मूला ए होता है, दूसरा पद का ए प्लस डी, तीसरे पद का ए प्लस 2डी, ये आपको पता भी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांगसम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सभी समबाहु त्रिभुज होंगे वो देखने में एक जैसे लगेंगे, उसे ही हम लोग समरूप बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिंदुओं 4, 5 तथा बिंदु 6, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक बिंदु है ए, और यहाँ पे एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक है 4, 5, इसका निर्देशांक है यहाँ पे 6, 5। तो यहाँ पे देखिए ये मिलाने वाली रेखाखंड है, इसके जो मध्य बिंदु है यहाँ पे मान लीजिए P, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जब मध्य बिंदु का यहाँ पे निकालना होता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा यहाँ पे 2, कोमा यहाँ पे होता है y1 प्लस y2 और बट्टा क्या होता है यहाँ पे 2। तो अब देखिए x1 x2 कहाँ से निकलेगा, ये पहला बिंदु है तो ये हो जाएगा पहला वाला x1, और ये हो जाएगा दूसरा वाला हम लोगों का y1। दूसरे बिंदु में ये पहला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे x2, और ये क्या हो जाएगा y2। बस आप मान रख दीजिए, x1 का मान यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे x2 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 और बट्टा 2। y1 का मान यहाँ पे कितना है 5 है तो 5, y2 का मान यहाँ पे देखिए y1 का मान यहाँ पे 5 है तो 5, y2 का भी मान यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5 और बट्टा 2 है तो 2 कर देंगे। अब ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, और यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2। कटा देंगे, ये 5 बार में कटेगा, इसको भी कटा देंगे, ये 5 बार में कटेगा। 5,5 क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 5,5, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है कि बिंदु -8, 6 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, बी ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थांश, सी ऑप्शन है यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश, डी ऑप्शन है चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे पूरा नाम लिख के आप लोग भेज दीजिएगा। यहाँ पे अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।